आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में कैबिनेट मीटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। तो बैठक में प्रभावित इलाकों को राहत देने पर भी यहां पर मंथन जारी। तो ये बेहद अहम जानकारी, मानसून सत्र की डेट पर यहां पर मुहर लग सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि नदी किनारे निर्माण पर लग सकती है रोक। हेलीकॉप्टर लीज पर भी लेने पर हो सकता है यहां पर बड़ा फैसला आ सकता है। तो ये बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की यहां पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग यहां पर जारी है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर यहां पर मुहर लग सकता है। प्रभावितों को राहत देने पर यहां पर मंथन जारी है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास जी, किस तरह का अपडेट है? कैबिनेट की बैठक यहां पर जारी है और किन किन मुद्दों पर यहां पर मंथन जारी है, किन किन चीजों पर यहां पर फैसला आ सकता है? देखिए, करीब 1 घंटा जो है इस बैठक को शुरू हुए हो चुका है। 12 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन अपने तय समय से 1 घंटा लेट जो है ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राज्य सचिवालय के भीतर ये बैठक चल रही है। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और आज कई मायनों में अहम ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आपदा हिमाचल प्रदेश में कहर बनकर बरपी है, कई जो इसमें जाने हैं वो जा चुकी हैं और कई हजार करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इस बैठक के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान इसका हुआ है। इसकी समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही है और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, पिछले 1 घंटे से चर्चा इसी आपदा प्रबंधन के ऊपर हो रही है कि क्या इंतजामात हैं, किस तरह से चीजें जो है वो घटी है, घटनाएं किस तरह से घटी है और किस स्तर पर नुकसान हुआ है, किन किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और कहां कहां प्रभावित टीमें, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम बनाकर यहां पर भेजी गई थी, वो टीम कहां कहां गई, किस तरह से सर्वे किए गए, हिमाचल का आंकड़ा क्या कहता है जो राज्य सरकार के पास है, या फिर जो केंद्रीय टीम है उनकी क्या तैयारी थी और किस तरह से वो यहां से आंकड़े जुटाकर जो है वो गए हैं। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो राहत मैन्यूल है उसके अंदर क्या बदलाव यहां पर किया जा सकता है और किन किन नियमों के तहत बदलाव वो किया जा सकता है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान इस बात का कर चुके हैं कि जो पहले राहत मैन्यूल में जो राहत राशि जो दी जाती थी प्रभावित परिवारों को, वो राहत राशि जो है वो अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था पहले ये राशि जो है वो 5,000 से 25,000 के बीच में दी जाती थी, अब इसे 1 लाख जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में राहत मैनुअल में बदलाव के लिए कैबिनेट में जरूर इस बाबत चर्चा होगी और आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में जो है वो यहां पर लिया जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरह से सेब सीजन चल रहा है, तो सेब सीजन में भी किस तरह से सेब के अंदर जो मंडी मध्यस्थता योजना है उसके अंदर रेट तय किए जा सकते हैं, किस तरह से पहले जो रेट थे क्या उसके ऊपर कुछ और रेट्स जो है वो दिए जा सकते हैं, कितने तक वो रेट जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। तय माना जा रहा है कि 1 से 1.5 रुपए वो रेट जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि पहले ये 10 रुपए 50 पैसे ये रेट जो है वो पर किलो के हिसाब से यहाँ पर लिया जाता था। तो अब बाहर के हिसाब से जिस तरह से सेब खरीद के मामले चल रहे हैं, कुछ आड़ती इसका विरोध कर रहे थे, उसके बाद हड़ताल उनकी तरफ से की गई, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार की मध्यस्थता के बाद जो है ये तय किया गया कि अब रेट भार के हिसाब से यानी किलो के हिसाब से ही यहां पर बिकेगा और उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। और अगर जो आड़ती या किसी तरह से अगर कोई समझौते अगर यहां पर करने हो तो इसकी कोई वजह यहां पर नहीं रह जाती और जो आड़ती इस तरह से सेब नहीं खरीदेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अहम यह है कि जिस तरह से अभी लीज है हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर की लीज जो है वो दोबारा से ली जा सकती है, क्योंकि पहले जो सूत्र हमारे ये कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है करीब करीब 2 से ढाई महीने ऐसे हो चुके हैं जब से हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। इसी बीच मानसून सीजन चल पड़ा और मानसून सीजन के अंदर जिस तरह से आपदा यहां पर आई है, प्राकृतिक आपदा यहां पर आई है, तो हेलीकॉप्टर जो है वो बेहद जरूरी यहां पर था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यहां पर जरूर उपलब्ध कराए गए थे, जिसके जरिए ये राहत और बचाव कार्य जो है वो रहा। लेकिन अब सरकार को भी इसकी आवश्यकता, और सबसे अहम बात यह है कि जो दूर दराज के इलाकों में यानी कबायली क्षेत्रों में जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको अस्पतालों तक पहुंचाया जाता था, उनके लिए काफी समस्याएं यहां पर हो रही है। तो निश्चित रूप से आज हरी झंडी जो है वो यहां पर मिल सकती है और नए हेलीकॉप्टर जो
जो है वो खरीदे जा सकते हैं, कितने हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं, ये अभी देखना होगा। इसके साथ ही पूरे मॉनसून सीजन के अंदर किस तरह से आने वाले समय में, क्योंकि अभी एक डेढ़ महीना अभी और बचता है मॉनसून सीजन के लिए, तो ऐसे में क्या मॉनसून सीजन के अंदर और कुछ किया जाना है, क्योंकि अलर्ट एक बार फिर से जारी किया है और ऐसे मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट ये जारी किया जाता है वो कितना जो है वो उसका प्रभाव यहां पर रह सकता है, इसकी समीक्षा के साथ ही आज निश्चित रूप से चर्चा जो है इसके ऊपर होगी। इसके साथ ही विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है बेहद अहम है और इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी तैयारी के साथ सदन के अंदर जाएगा और वहीं सत्ता पक्ष जो है किस तरह से जवाब यहां पर देगा। लेकिन इसी बीच जो इसकी डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, किस तारीख को जो है ये मॉनसून सत्र आयोजित किया जा सकता है, विधानसभा सचिवालय की तरफ से 3 तारीख जो है वो यहां पर बताई गई हैं, जिसमें से कहा गया है कि 5 अगस्त तारीख जो है वो हो सकती है और इसके साथ ही 8 अगस्त तारीख हो सकती है और साथ ही 10 अगस्त तारीख जो है वो इसकी हो सकती है। तो ऐसे में अगस्त के महीने में अगर ये जो मॉनसून सेशन है अगर ये आयोजित किया जाता है तभी जो सिटिंग्स हैं वो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि एक साल के अंदर 35 सिटिंग्स जो हैं वो होना बेहद जरूरी है। तो निश्चित रूप से इस बार ये सरकार को तय करना है कि क्या ये मॉनसून सत्र पूरा उसी समय से होगा जिस तरह से हर साल होता है, या फिर बैठकें थोड़ी कम होंगी। ये आज जो है इसके ऊपर मोहर लगेगी और तारीख भी निश्चित रूप से आज बताई जा सकती है। तो इसी तरह से कई अहम मसले हैं। अगर ये जो एजेंडा आइटम्स हैं अगर ये बचता है समय, कैबिनेट अगर और थोड़ी समय के लिए बैठती है तो ये माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है, जो काफी लंबे अरसे से मसला चल रहा था कि एनटीटी शिक्षक जो है वो किस तरह से अपनी सेवाएं यहां पर दे सकते हैं। तो क्या उनकी जो 2 साल की अवधि है उसे कम करके 1 साल जो है वो यहां पर किया जा सकता है, इस तरह का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से जो है वो दिया गया है राज्य सरकार को। तो आज कैबिनेट के लिए ये मसला भी यहां पर जा सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे रिक्त पड़े पद हैं जो भरे जा सकते हैं और कई ऐसे पदोन्नति के मामले जो लटके हुए थे उसके ऊपर आखिरी मोहर जो है वो आज लग सकती है। कई मायनों में अहम जो है इस कैबिनेट की बैठक को यहां पर माना जा रहा है। जी विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कुल्लू जिले की गड़सा घाटी में सुबह 4 बजे के करीब बादल फटने से खूब तबाही मचे से 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 15 से ज्यादा घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। बादल फटने के बाद गड़सा नाला उफान पर आ गया है, इससे 3 पुल भी नाले में बह गए। बाढ़ के बाद संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, इससे क्षेत्र के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। गड़सा घाटी में भी भेड़ फार्म का भी यहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो गड़सा घाटी में 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 15 मकानों को आंशिक रूप से यहां पर नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से कुल्लू में बादल फटने की एक खबर, और बादल फटने से लगातार यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 15 मकानों को यहां पर आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी। तो हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनविंदर, बादल फटने की खबर है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, घटना करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही है कि जो कुल्लू के साथ जो गड़सा घाटी है वहां पे सुबह बादल फटने के बाद जो यहाँ बहने वाले जो नाले में वहां पे बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद जो 5 जो रिहायशी मकान है उनमें उनको वो पूरी तरह से उसमें बह गए हैं और जबकि 15 जो घर है ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि इसमें सरकारी जमीन है उसे भी खासा नुकसान पहुंचा है। जो पुल जो है जो अलग अलग पंचायतों को जोड़ते थे वो इसमें तबाह हो चुके हैं। हालांकि जो मुख्य सड़क है वो भी 4-5 जगह से जो है क्षतिग्रस्त होगी, जिसके बाद जो दर्जन भर जो पंचायतें हैं उनका जो संपर्क है वो अब टूट चुका है। और हालांकि सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन भी वो मौके पर पहुंचा था और जो अभी बेघर जो हुए हैं, जिनके घर बह चुके हैं, उन्हें अभी फिलहाल जो है कहीं रहने की व्यवस्था उनकी की जा रही है। और सरकारी तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल जो है 1-1 लाख रुपए की राशि जिनके घर क्षतिग्रस्त इसमें हुए हैं उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। और 5 लाख जिनके 15 जो मकान है जिनके आंशिक रूप से जिनको नुकसान पहुंचा उन्हें दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की अभी सिर्फ यही कोशिश है कि उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो क्योंकि अभी बेघर हो चुके लोग, अभी उनकी व्यवस्था की जाए। जी मनविंदर, क्या जान माल का भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है? देखिए, किसी तरह का जानी नुकसान फिलहाल इस घटना में नहीं बताया जा रहा। हालांकि इसमें जो जिनके घर में हैं उनका जरूर कहना है कि कुछ जो व्यक्ति जो उनके घर के बाहर जो बंधे हुए थे
उनका वो इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन फिलहाल अभी कहीं से भी किसी तरह की जानी नुकसान की भी कोई सूचना नहीं है। जी मनविंदर, जिस तरह से आप पुल की बात कर रहे थे, क्या पुल तिनके की तरह बह गया? ये सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन पर। क्या नाले के उफान की वजह से इस तरह से पुल गिर जाता है? जी देखिए, जरूर एक, क्योंकि छोटी छोटी जो पुलिया है जो एक दूसरे पंचायत को जोड़ती हैं, क्योंकि ज्यादा इनकी हाइट जो नहीं रहती है जो नदी नालों के ऊपर, तो ऐसे में क्योंकि आज जिस तरह से ऊपरी इलाके में जिस तरह से बादल फटा है, उसके बाद जो काफी जो एक बाढ़ की स्थिति जो इस पूरे इलाके में बन गई थी, और जो बहने जिसमें पानी नाले में थोड़ा बहुत पानी जो अमूमन दिनों में देखा जाता है, तो आज भारी जो पानी और मलबा और खासकर जो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ के तने जो इसमें बह गया है, जिसकी वजह से जो ये पुल जो बताए जा रहे हैं वो इसमें जरूर टूटे हैं। तो हालांकि इसके बाद जो है कुछ जगह सड़कें भी जो मुख्य सड़क है वो 3-4 जगह से टूट चुकी है। तो ऐसे में जो जिला मुख्यालय से जो दर्जन भर पंचायतें हैं उनका जो संपर्क है अब बाकी जगह से कट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मनविंदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में हो रहे लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश में अब तक 5,269 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 164 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 696 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। तो लोक निर्माण विभाग को 1,666.58 करोड़ का यहां पर नुकसान। प्रदेश में 696 सड़कें अभी भी बंद हैं। तो वहीं आपको बता दें, प्रदेश में जगह जगह 1054 मशीनें तैनात की गई हैं। जल शक्ति विभाग की परियोजनाएं यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग के करीब 8,388 योजनाओं को यहां पर नुकसान पहुंचा है। सिंचाई की 1,516, तो वहीं फ्लड कंट्रोल की 181 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सीवरेज की 67 परियोजनाएं अभी भी प्रभावित हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 1,669 गौशालाएं भी ढह गई हैं। चंबा तिसा मुख्य मार्ग पर मूसलाधार बारिश के चलते हुए जगह जगह तबाही का मंजर छाया हुआ है। जगह जगह भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे वाहनों का आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। ऐसे में उपमंडल मुख्यालय तीसा का संपर्क इस दुनिया से कट चुका है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग मार्ग को बहाल करने में जुट गया है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। तो चंबा से भूस्खलन की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से ये मार्ग बिल्कुल ठह गया है। गाद से भरा ये सड़क मार्ग, बिल्कुल धंसी हुई सड़कें दिख रही हैं यहाँ पर। तो चंबा से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस दुनिया से कटा ये तीसा का संपर्क, और संपर्क टूटने से यहाँ पर लोग काफी प्रभावित नजर आएंगे। ज्वाली विधानसभा के तहत लुडियाद पंचायत के निवासी आजादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। मरीजों को कंधे पर उठाकर करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां 65 वर्षीय राम प्यारी अचानक बीमार हो गई और उन्हें चारपाई पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर पहुंचाया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार लगातार व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है और नगर निगम सोलन पर भी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन नगर निगम में पानी की देनदारी को लेकर जल शक्ति विभाग और नगर निगम सोलन में ठनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जल शक्ति विभाग ने नगर निगम से पानी का कुल 94 करोड़ रुपए का बिल लेना है, लेकिन अब इसको लेकर नगर निगम ने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से आग्रह किया है कि इसे माफ किया जाए। जल शक्ति विभाग के जो व्यवसायिक दर से बिल देने के कारण नगर निगम को लगभग आज तक 94 करोड़ रुपए की जो है देनदारी खड़ी हो गई है, जिसे चुकाने में नगर निगम असमर्थ है। ये हमने उन्हें अवगत करवाया, और इसके जो मुख्य कारण है कि जो हम लोग दशकों से जो है नगर निगम को आईपीएच जो है जल शक्ति विभाग व्यवसायिक दर से पानी देता आ रहा है, उस पानी को जो है हम सब्सिडाइज करके जनता को दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग
हर प्रति वर्ष जो है नगर निगम पर लगभग 8 करोड़ रुपए का कर्जा जो है चढ़ रहा है पानी के बिलों के कारण। हिमाचल की एक और बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिखाया है, जहां बिलासपुर के गांव भल्लू के सुनिध पटियाला ने नॉरेक्ट में 11वां रैंक प्राप्त किया है। बता दें कि पहले ही प्रयास में सुनिध ने ये उपलब्धि हासिल की है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद अब सुनिध एम्स में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेवाएं देंगी। नाम सुनीति पटियाल है। मैं भल्लू बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने फिलहाल ही में नॉर्थ सेट 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट आने पे मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 11 है। और मैं अपनी जो भी सफलता है उसका श्रेय अपने माता पिता और अपने दादाजी को देना चाहूँगी। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहें, जो भी आप तैयारी कर रहे हो सफलता ज़रूर मिलेगी। अवैध खनन इन दिनों एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी कड़ी में बोरोटीवाला से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी बदे से मिला और क्षेत्र में खनन से हो रहे नुकसान से उन्हें रूबरू कराया। ग्रामीणों ने लिखित रूप में शिकायत पत्र दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं और क्षेत्र की बेशकीमती खनन सामग्री को लूटने के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। आज जो है हमारे जो कूड़ा वाला और मंधाला क्षेत्र के कुछ ग्राम निवासी जो है एसपी ऑफिस आए थे और उन्होंने एसपी साहब से जो है मीटिंग की और उन्होंने जो है अवैध खनन के बारे में जो है कुछ जो है पॉइंट्स डिस्कस किए। तो उन्होंने ये बताया कि उनके इलाके में जो है कुछ व्यक्ति द्वारा जो अवैध खनन किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एसपी साहब द्वारा जो है इन ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि उनकी तरफ से जो है जरूरी दिशा निर्देश हमारे जो सभी थाना प्रभारी उनको दिए गए हैं। बरोटीवाला थाना के द्वारा भी समय समय पे सभी इलाकों में जो है गश्त की जा रही है और जब भी कंप्लेंट भी आती है उस कंप्लेंट का तुरंत प्रभाव से जो है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। कहना चाहता हूँ कि जो हम शिकायत लेके आए हैं उस माइनिंग की वजह से, उस नदी की माइनिंग की वजह से 15 से 20 बीघे जमीन फसल समेत बह चुकी है और कम सैकड़ों बीघा जमीन इस टाइम यानी कि बर्बाद बहने के कगार पे, बर्बाद होने के कगार पे है। इस क्रैशर की वजह से जितना भी इसका पोल्यूशन है जी, वो सारा डस्ट हमारे खेतों में जा रहा है। फसल होना यानी कि फसल काटना, फसल बोना हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है। बिलासपुर के नमहोल गांव में पानी की समस्या आए दिन बढ़ रही है, जिसके चलते प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि 3 महीनों में से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में उन्हें मजबूर होकर बोरी से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन को काफी बार समस्या से अवगत कराया गया, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं किया गया। 4-5 महीनों से हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं आता। कभी चौथे दिन आता, कभी 5वें दिन आता है। और पानी देखो सारे गांव के बॉडी से ढो ढो के कर रहे हैं, कोई पशुओं के लिए, कोई रसोई के लिए, सारे। इसलिए हमारी प्रशासन से विनती है कि हमारी पुकार सुनी जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। कुछ नहीं तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। हम सारा गांव उठ के सड़क में बैठ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी यहाँ हम पानी लेने भेजते हैं और बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्या भी हो सकती है। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कहीं बॉडी में नहीं चले जाए, इसलिए हम प्रशासन से विनती करते हैं कि हमारी जो समस्या है उसको समझा जाए। आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। आपदा राहत कोष के लिए एनएसयूआई प्रदेश भर में छात्रों से राहत राशि जुटा रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में इस अभियान का आगाज किया गया है। इस मौके पर दिल खोलकर छात्रों और कॉलेज के फैकल्टी की तरफ से आपदा राहत कोष में दान दिया गया है। प्रदेश के साथ ही जिला भर के विभिन्न कॉलेजों में एनएसयूआई का यह अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग अपने स्तर पर जितना भी जो राहत कोष है सीएम आपदा में सहयोग करने की, तो आज इसी कड़ी में हम लोगों ने हमीरपुर ज़िला में शुरुआत की और हमारे जो छात्र साथी हैं, हमारे संगठन के जो भाई हैं, बहनें हैं मेरी, वो अभी फंड इकट्ठा कर रही हैं और 1 हफ्ता भर हम इस फंड को जो रेस करने का जो मुहिम है उसको चलाएंगे और छात्रों का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शुलनी मंदिर के पास लगे सफेद के पेड़ मंदिर के लिए खतरा बने हुए थे। कुछ समय पहले भी पेड़ गिरने के कारण एक वाहन को काफी क्षति पहुंची थी। इस पर स्थानीय लोग लगातार आवाज उठा रहे थे, जिस पर सुनवाई करते हुए अब प्रशासन की ओर से पेड़ों को कटवाया जा रहा है।
अब लगभग इनकी तो आयु कितनी है इन पेड़ों की किसी को मालूम नहीं। हमारी पैदाइश से पहले ही हैं, यानी 40-45 साल से तो ऊपर कम से कम होंगे ही होंगे। और दूसरा, मिट्टी की कटाई बहुत हो चुकी है इस एरिया में। अगर इसकी इम्पैक्ट की बात की जाए, अगर ये गिरते हैं तो यहाँ लगभग 10 से 11 मकान और मंदिर पे खतरा बना हुआ था। तो पीछे जैसे भी एक पेड़ गिरा था, उससे क्या नुकसान पहुंचा था? यहाँ पेड़ गिरने की बात हुई। हाँ, लगभग 2 साल पहले एक पेड़ पहले गिरा था। यहाँ एक गाड़ी पार्क हुई थी तो उसका शीशा वीशा फाड़ के वो पेड़ अंदर गिर गया था। फिर गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आज तीसरा दिन है, जहां से मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट देखिए। स्वागत है आपका, मैं हूं मोहम्मद आशिक, आप देख रहे हैं जनता टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हो चुका है और आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का तीसरा दिन है। ऐसे में मिंजर मेला कमेटी द्वारा कई तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर हॉकी का मैच जो है वो मिंजर मेला कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है। हालांकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और देर रात को भी यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश देखने को मिली है। जिला चंबा की बात करें तो जिला चंबा में रोजाना मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का सांस्कृतिक संध्या हो रही है, वहीं देर रात को मूसलाधार बारिश का होना कहीं न कहीं लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की 2 सांस्कृतिक संध्या हो गई है, जिसमें कि हिमाचली लोक गायक जो हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। आज तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की सांस्कृतिक संध्या है, जिसमें कि दीक्षा टूर जो है वो इस सांस्कृतिक संध्या में लोगों का मनोरंजन करेगी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला देखने के लिए जिला चंबा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए आए हैं। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। भारत के मणिपुर में लगातार हिंसा के चलते सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी। हिंसा में प्रभावित लोग शिविरों में अपने दिन गुजार रहे हैं, लेकिन मणिपुर की भाजपा सरकार प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं दे पाई है। हिंसा के विरोध में ढालपुर में भारतीय जनवादी महिला समिति, हिमाचल किसान सभा और सीटू ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। आज जो मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, 80 दिन हो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो रोज बोलते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना पे, हिंसा पे 77 दिन के बाद उनका मुंह खुला है। और जबकि अमित शाह जी दौरा करके आए, वहां के मुख्यमंत्री से मिले, वो जो वीडियो आया है उस वीडियो ने इस देश को पूरे दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और जहां तक भाजपा बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हर बारी बोला जाता है जब भी बेटियों के साथ गलत होता है। इतना ज्यादा गलत और जघन्य अपराध जिसके लिए केंद्र की सरकार मौन बैठी है। अपना हिमाचल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।